हेलो बच्चों, तो आज एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स का। कोलपिट्स ऑस्किलेटर क्या होता है, इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन क्या होते हैं, आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 7 है, फीडबैक एंड ऑस्किलेटर सर्किट्स, और पेपर का नाम तो आपको याद आई, इंट्रोडक्शन टू फाइबर ऑप्टिक्स। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। कोलपिट्स ऑस्किलेटर, नाम तो बहुत शानदार है। क्या सर इसका काम भी इतना शानदार है? अरे भाई, काम भी इसका इतना ही शानदार है। डाल दो पहले ज़रा हेडिंग, फिर देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, कोलपिट्स, ओके, डबल टी बनेगा। ठीक है, कोलपिट्स ऑस्किलेटर। ठीक है, ऑस्किलेटर। ठीक है भाई, चलो सर, कोलपिट्स ऑस्किलेटर। अच्छा, हार्टले ऑस्किलेटर जिसने पढ़ रखा है बिल्कुल सेम टू सेम हूबहू ऐसी दिखता है। ठीक है, वही रचना होगी, वही क्रियाविधि होगी, वही एडवांटेज होंगे, सब कुछ सेम टू सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर देख लेते हैं कहाँ पर है। तो पहले हार्टले ऑस्किलेटर पढ़ लो, ठीक है, फिर बाद में ये पढ़ना कोलपिट्स ऑस्किलेटर। ठीक है, ओके सर, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन दोनों में से हर साल एक क्वेश्चन पेपर में फंसता ही फंसता, चाहे कोलपिट्स फंस जाए या हार्टले फंस जाए। हार्टले से अच्छा ये कोलपिट्स होता है। ठीक है, चलिए अब पेपर में देखते हैं कौन सा आता है, दोनों का कंपटीशन करवा देते हैं। पहले जरा सही का पढ़ो, क्या है हेडिंग हमारा, कोलपिट्स ऑस्किलेटर्स। ओके, ठीक है, सेम टू सेम हूबहू वही परिभाषा कि ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है या एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है या एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो साइनोसॉइडल वेव उत्पन्न करता है। ठीक है, यानी कि साइन वेव उत्पन्न करता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ज्यावक्रीय तरंगें उत्पन्न करता है, कुछ इस टाइप से, जिनका आयाम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इनको हम क्या बोलते हैं, सस्टेंस वेव भी कहते हैं या सस्टेंस सिग्नल भी कहते हैं इनको हम, जिनके आयाम कैसे होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। आयाम समझते हो ना, जिनके आयाम मतलब ये, ठीक है, जिनके आयाम कैसे होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये क्या है, यह एक, ठीक है, यह एक ऐसा, ओके सर, यह एक ऐसा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है सर, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ, यानी कि यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। ओके, या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, हाँ सर, यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो क्या करता है, जो साइनोसॉइडल, ठीक है, ठीक है, सिग्नल बोल दो या वेव्स बोल दो, ठीक है, वेव्स उत्पन्न करता है, तरंगें उत्पन्न करता है। वेरी गुड, उत्पन्न करता है। अच्छा, कौन सा ऑस्किलेटर होता है, ये भी एल और सी से मिलकर बनता है, तो ये क्या होता है, एल सी ऑस्किलेटर होता है। ठीक है, एक पॉइंट नेक्स्ट और लिख लो, ये होता क्या है सर, यह एल सी ऑस्किलेटर होता है। ठीक है, ऑस्किलेटर होता है। ओके, लो सर, ये मैंने लिख दिया, यह एल सी ऑस्किलेटर होता है। अब सर एक लाइन और है, इसकी खोज किसने करी थी, एडविन एच कोलपिट्स ने करी थी, और कोलपिट्स के नाम के आधार पर ही इसको कोलपिट्स, ठीक है, क्या बोल दिया गया, ऑस्किलेटर बोल दिया गया, है ना। अच्छा सर, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, आगे करवा दो। कब करी थी, 1918 में। ठीक है, किसने 1918 में, ठीक है, काइने, यानी कि एडविन ए एच कोलपिट्स, ए एच कोल, अरे यार एक एल बनाओ, दो एल बन गए, कोलपिट्स ने, ठीक है, यानी कि 1918 में ए एच कोलपिट्स ने, ठीक है, इस ऑस्किलेटर का आविष्कार किया, इस ऑस्किलेटर का आविष्कार किया, ठीक है, का आविष्कार किया। ओके, लो सर, ये छोटी सी डेफिनेशन थी जो मैंने आपको लिखवा दी। क्या ये 3 लाइन अभी आपके याद नहीं होंगे, है भाई, यानी कि 1918 में ए एच कोलपिट्स ने इस ऑस्किलेटर का आविष्कार किया था। क्या ये 3 लाइन अभी आपको याद नहीं होंगी? ठीक से याद करो, बार बार लिख लिख के याद करो, जितना लिख लिख के याद करोगे इतना ज़्यादा याद होगा। ठीक है, तो 3 लाइन कौन सी है, यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक क्या है, सर्किट होता है जो साइनोसॉइडल वेव उत्पन्न करता है, या आप लिख सकते हो शॉर्ट में शाइन वेव लिख सकते हो, साइन वेव उत्पन्न करता है। ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हो, शाइन वेव उत्पन्न करता है। तो यह क्या है, एल सी ऑस्किलेटर होता है। इस लाइन पे ध्यान देना, क्योंकि इसमें एल भी होता है और सी भी होता है। ठीक है, यानी कि इंडक्टर भी होता है और कैपेसिटर भी होता है। ठीक है, यह एल सी ऑस्किलेटर होता है। 1918 में ए एच कोलपिट्स ने इस ऑस्किलेटर का आविष्कार किया था और उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया। 3 लाइनें याद हो गई।
पक्का नोट्स बना लो, ठीक है। रचना कर दें इसकी कंस्ट्रक्शन, तो कौन कौन करेगा मेरे साथ कंस्ट्रक्शन इसकी? चलिए फिर तैयार हो जाइए आप सबके सब कंस्ट्रक्शन करने के लिए, क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कंस्ट्रक्शन। ओके, ये जरूरी है, वही जरूरी है कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, ओके। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, और इरेज करने के बाद अब हमारा एक पॉइंट भैया डायग्राम बनेगा, छोटा सा डायग्राम बनाओ, बड़ा सा डायग्राम बनाओ, बता दो, आप बता दो कैसा बना दो, जैसा आप कह दोगे वैसे बना दूंगा मैं। सर छोटे से बना दो, चलो छोटे से बना देते हैं, जब छोटा सा कह रहे हो तो ठीक है। चलिए छोटा सा डायग्राम, छोटा सा, ओके ओके, कैसे बनता है वो भी देखते हैं अब, है ना। सबसे पहले एक ट्रांजिस्टर बनाओ, बताना ज़रा मुझे कौन सा ट्रांजिस्टर, आज देखता हूँ आपकी नॉलेज कितनी है, आज आपकी नॉलेज चेक करता हूँ कितनी नॉलेज है आपकी, ठीक है। ओके जल्दी बताओ फास्टली, भाई ये फास्टली देख के बताओ ये ट्रांजिस्टर कौन सा है, ठीक है। बना रहा हूँ मैं, ठीक है। ए इस टाइप से, ठीक है, ए इस टाइप से, ये भी ठीक है, सब ठीक है, ठीक है। ये इस टाइप से मैंने एक ट्रांजिस्टर बना दिया, ये वाला। अभी भी पता नहीं है कि ट्रांजिस्टर कौन सा है, लेकिन अब पता चल जाएगा कि ये ट्रांजिस्टर कौन सा है। ये बेस है, ये कलेक्टर होता है इसका, ये एमीटर होता है इसका, ठीक है। अब ये कॉमन एमीटर एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया, कॉमन एमीटर एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया, ठीक है। ओके ओके ओके, वाइजिंग रेसिस्टर जोड़ दो, यानी कि वाइजिंग प्रतिरोध ये R1 होगा, और ये वाइजिंग प्रतिरोध हमारा कितना हो जाएगा भाई, R2 हो जाएगा। ये वाइजिंग प्रतिरोध हमारा कितना हो जाएगा, R2। तो ये वाला कितना प्रतिरोध है हमारा, R1, और ये वाला कौन सा है, R2 है। ये पिछले लेक्चर में मैंने बताया था तुम्हें, सेम टू सेम वही है। और यहाँ पर अभी जोड़ेंगे बाद में। सबसे पहले यहाँ पर आपको लगाना है एक RFC, ये ध्यान देना बेटा, यहाँ पे एक RFC लगा हुआ मिलेगा तुम्हें, ठीक है। ठीक है सर, ये RFC क्या होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी चोक कॉइल, ठीक है। चौक कर देगा, चौक तुम्हें सर्किट आज ना माने, आज देख लियो तुम्हें ना चौक करके माना तो बात है आज, ठीक है। यही है, और ये है मेरे पास प्लस VCC, यहाँ से सप्लाई वोल्टेज दोगे आप, ठीक है। ओके, RFC है, ये ध्यान देना है बेटा, ये क्या चीज़ है RFC, ये क्या है, रेडियो फ्रिक्वेंसी चोक कॉइल। किस काम में आती है बता दिया मैंने पिछले लेक्चर भी, और यहाँ ही बताऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ाओ इस चीज़ को, ठीक है सर, बढ़ा दिया आगे ये, ठीक है। सर कैपेसिटर तो लगा दो यहाँ पे, कपलिंग कैपेसिटर कहाँ जाएगा, ये आगो, इसको बोलते हैं हम कपलिंग कैपेसिटर, कपलिंग कैपेसिटर, ठीक है। ओके सर, कपलिंग कैपेसिटर हमारा ये आया। अब इसके बाद में, ठीक है, यहाँ पर आपने क्या काम करा भाई, यहाँ पर आपने एक RE जोड़ा है, ठीक है, RE जोड़ा है, और इसके साथ में आपने क्या जोड़ा है, एक कैपेसिटर और जोड़ा है, ठीक है। इसका नाम क्या है, बाईपास कैपेसिटर होता है। और भाई इन सबको आपने क्या दी है, अर्थिंग दे दी है। अर्थिंग मतलब समझ दो, इन सबको आपने अर्थ से जोड़ दिया, ठीक है। अब एक टैंक परिपथ बनता है, इस टैंक परिपथ पे ध्यान देना है, ये टैंक परिपथ बड़ा ज़रूरी है। इसमें 2 संधारित्र होते हैं, कुछ इस टाइप के, थोड़ा सा नीचे का बनाओ ये ऐसे करके, ये एक संधारित्र ये रहा हमारा, ठीक है। और फिर हमारा एक संधारित्र ये आता है, और फिर इस टाइप से हमारा एक प्रेरक LE आता है, ठीक है। ओके सर, ओके, ये हमारा क्या आ गया, प्रेरक आ गया एक, है ना। तो ये संधारित्र हो गया हमारा C1, और ये संधारित्र हो गया हमारा C2, और ये प्रेरक हो गया हमारा कितना, L हो गया, ठीक है। और इसको जोड़ दिया हमने मिडिल पॉइंट को, इसको आप स्मॉल a बना सकते हो, ठीक है। इसको आप स्मॉल b बना सकते हो टर्मिनल को, इसको आप स्मॉल c बना सकते हो, ठीक है, मर्जी है आपकी, स्मॉल d ले लो आप जैसा चाहो वैसा। तो ये मैंने बनाया है, ये क्या बनाया मैंने पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक का जो है ना, ये क्या है मेरे पास, ये टैंक परिपथ होता है, इसको बोलते हैं टैंक सर्किट, ठीक है। चलो रहने दो ऐसी, चलो यार कर दो फिर जब कह रहे हो। तो ये क्या पूरा, ये पूरा क्या है हमारा, ये टैंक सर्किट होता है। इसको मैं ब्लैक से कर दे रहा हूँ ताकि आपको पहचानने में कोई दिक्कत ना पड़े, ठीक है। ये पूरा क्या है हमारा, टैंक सर्किट, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना। ओके सर, ओके, ध्यान तो हमारा हर जगह रहता है, कुछ बच्चे तो ऐसे कहते होंगे, ठीक है, आप तो बनाते रहो बस। ये पूरा क्या हमारा टैंक सर्किट हो गया, ठीक है सर, ये पूरा टैंक सर्किट हो गया हमारा, ठीक है। और यहाँ पर हमें मिलेंगे आउटपुट वोल्टेज, यानी कि V0, और V0 कौन सा वाला मिलेगा, जिसका, ठीक है, एम्पलीट्यूड कैसे होगा हमारा, समान होगा, ठीक है। ये हमारा आउटपुट सिग्नल मिल गया, वो भी किस फॉर्म में मिलेगा, साइनोसॉइडल वेव के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। अब देखो इस C2 के एक सिरे को, ठीक है,
इस C2 के एक सिरे को यहाँ पे लगाओ इनपुट, यानी कि यहाँ पे भी कपलिंग कैपेसिटर आता है, इसको बोलते हैं हम C इनपुट, ठीक है। और इसको मैंने बेस से जोड़ दिया सीधे तौर पे, ले जाकर कुछ इस तरह से मैंने एक बेस से जोड़ दिया, ठीक है। ड्राइंग मेरे बहुत बढ़िया थी और अब भी बढ़िया है, ऐसे नहीं है यार। ये ठीक है, आप भी सेम टू सेम ऐसे बनाना, ठीक है। ये बना दिया मैंने डायग्राम, ठीक है, ऐसे बनाना है आपको। बना लोगे? डरोगे तो नहीं देख के इसको? अरे बड़ा इजी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो ये कौन सा ऑस्किलेटर है? कोलपिट्स ऑस्किलेटर है। इस कोलपिट्स ऑस्किलेटर को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में, ठीक है, और दूसरा होता है टैंक सर्किट में। तो ये क्या है बेटा? टैंक सर्किट है हमारा ये वाला, ठीक है। ये क्या है? टैंक सर्किट है, ठीक है, टैंक सर्किट है, ठीक है। क्या करेगा? 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड करवाएगा। ऐसी कॉमन एमीटर एम्पलीफायर भी क्या करेगा? 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड करवाएगा। इस चीज़ को मैं लिखने वाला नहीं हूँ, ठीक है। फिलहाल हमें ध्यान देना, ये क्या है? हमारा टैंक सर्किट हो गया। चलिए अब पहले जो है दो भागों में पहले इसकी रचना करते हैं। तो लिख देते हैं कि यह जो होता है वो दो सर्किट कौन कौन से? एक कॉमन एमीटर एम्पलीफायर तथा टैंक सर्किट से मिलकर बनता है ना। ये लाइन लिखो, यह है, ठीक है, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, ओके सर, यह कॉमन एमीटर एम्पलीफायर तथा टैंक सर्किट से मिलकर बनता है ना। टैंक सर्किट, ओके ओके, टैंक सर्किट से मिलकर बनता है, ठीक है सर, से मिलकर बनता है, ओके ओके ओके, ठीक है सर। ये लाइन तो हमें भी आती थी, तो लिखी क्यों नहीं पहले? आती थी तो जो आता है उसे लिखे करो, ठीक है। मिल गई पहली लाइन, ठीक है। अब क्या होता है कि सबसे पहला नंबर अगर मैं लिखूं तो इसमें आप पहला नंबर डाल सकते हो कॉमन एमीटर, ठीक है, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, ठीक है। ये हमारा पहला आ जाएगा, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, ओके, ठीक है सर। कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में क्या होगा वो भी हम देख लेते हैं। हाँ, इसका एक नाम दे दो, ठीक है। इसको बोलते हैं वाई पास कैपेसिटर, CE बोला जाता है इसको, ठीक है। CC अभी दे देंगे, जहाँ जहाँ जो गलती होगी वो सही कर देंगे, घबराओ मत, ठीक है, सही कर लेना बाद में। इसको मिलाओ, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसमें R1, R2 और RE तीनों के तीनों, R1, R2 तथा RE, ठीक है, क्या होते हैं? ये वाइजिंग रेसिस्टर होते हैं, वाइजिंग रेसिस्टर होते हैं, ठीक है, वाइजिंग रेसिस्टर होते हैं, ठीक है। और भैया जब वाइजिंग रेसिस्टर है तो सिंपल सी बात है, क्या करेंगे? ट्रांजिस्टर को वाइजिंग प्रदान करेंगे, स्टेबिलिटी प्रदान करेंगे, क्यू पॉइंट को फिक्स करेंगे और ये एक्टिव रीजन में कार्य कर सकता है। इतनी चीज़ें काम करता है। और विभिन्न तापमान के प्रति, यानी कि तापमान परिवर्तन के विरुद्ध में, यानी कि तापमान परिवर्तन के विरुद्ध ये जो RE होता है ये सर्किट की स्टेबिलिटी को बनाए रखता है। अरे बहुत से उपयोग होते हैं पर इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत क्या है, शॉर्ट करके लिख दो। R1, R2 तथा RE वाइजिंग रेसिस्टर होता है। समझ गए होगे आप? खत्म करो इस चीज़ को, बस हो गया कंप्लीट। अच्छा ठीक है, आगे देखते हैं C इनपुट एंड CC, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना। C इनपुट तथा जो मेरे पास क्या आते हैं CC कपलिंग कैपेसिटर होते हैं, COUPLING कपलिंग क्या होते हैं? ये कपलिंग कैपेसिटर होते हैं, ठीक है सर, ये कपलिंग कैपेसिटर होते हैं, ओके सर, ये कपलिंग कैपेसिटर होते हैं। हाँ यार, ये कपलिंग कैपेसिटर होते हैं, किस काम में आते हैं? वही DC को ब्लॉक करते हैं और AC को अपने अंदर से प्रवाहित होने देते हैं, ठीक है। यानी कि ये क्या करते हैं? ये है, ठीक है, AC सिग्नल को गुजरने देते हैं, ठीक है, गुजरने देते हैं तथा DC सिग्नल को रोक देते हैं, तथा DC सिग्नल को क्या करते हैं? ये ब्लॉक करते हैं, ठीक है, ब्लॉक करते हैं, ठीक है। AC सिग्नल को गुजरने देते हैं तथा DC सिग्नल को ब्लॉक कर देते हैं। अच्छा, C क्या? वाई पास कैपेसिटर होता है, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना। CE को हम क्या बोलते हैं? वाई पास कैपेसिटर कहते हैं, वाई पास कैपेसिटर कहते हैं, ठीक है, बाईपास कैपेसिटर कहते हैं। और इसका काम आपको अच्छे से पता है, ठीक है, क्या करता है? ये सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। अगर ये नहीं होगा तो सिग्नल की स्ट्रेंथ क्या होगी? जो इनपुट सिग्नल होता है उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो यह हमेशा इनपुट सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ाता है, जिससे आउटपुट जो है आपको ज़्यादा मिलता है। तो C को वाई पास कैपेसिटर कहते हैं,
ठीक है। यह क्या करता है, यह एसी सिग्नल को क्या करता है, एसी सिग्नल बोल देते हैं, अवयव बोल देते हैं, घटक बोल देते हैं। एसी सिग्नल को गुजरने देता है, ठीक है, गुजरने देता है, ठीक है, ओके। एसी सिग्नल को गुजरने देता है तथा डीसी सिग्नल को ब्लॉक करता है, तथा डीसी सिग्नल को क्या करता है, ब्लॉक करता है, ब्लॉक करता है। एम राइट। क्या करता है, ये डीसी सिग्नल को ब्लॉक करते हैं। सी को बाईपास कैपेसिटर कहते हैं, ये एसी सिग्नल को गुजरने देता है तथा डीसी सिग्नल को क्या करता है, ब्लॉक करता है। अच्छा, अभी आरएफसी रह गई, आरएफसी और रह गया, तो इसके बारे में बता। जैसे हूबहू हार्टले ऑस्किलेटर होता है, सेम टू सेम है, कोई बदलाव नहीं है, बस यहाँ पर आकर बदलाव होगा, बाकी वही कहानी आपको लिखनी है, ठीक है। चलिए, मैंने इसको इरेज करने वाला हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, पक्का पक्का सर, पक्का ले लेना इसका स्क्रीनशॉट। अरे यार, ऐसे ले लिया करो, तुम तो घबराते हो बड़ी जल्दी जल्दी। ठीक है सर, ओके 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 ओके, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है भाई। चलिए अब शुरू करते हैं, आरएफएससी का क्या काम है। तो ये ठीक कैपेसिटर का अपोजिट होता है। ये जो रेडियो फ्रिक्वेंसी चोक कॉइल होती है ना, ये हमेशा कैपेसिटर का उल्टा, क्योंकि कैपेसिटर एसी को गुजरने देता है और डीसी को ब्लॉक करता है, और ये जो होता है ना, वो एसी को ब्लॉक करता है और डीसी को गुजरने देता है, ठीक है, ओके। चलिए देखते हैं इस चीज़ को। अब ये जो आरएफएससी है ना, आरएफएससी यानी कि आरएफ, ठीक है, आरएफसी, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, यह है आरएफसी, रेडियो, ठीक है, क्या चल रहा मार्कर आ रही है, रेडियो फ्रिक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी QUNCY, रेडियो फ्रिक्वेंसी, ठीक है। फिर आगे चोक, CHOCK, चोक कॉइल, चोक कॉइल होती है, किस काम में आती है भैया, चोक कॉइल होती तो है, किस काम में आती है, ठीक है। ये क्या करता है, यह डीसी को, ठीक है, गुजरने देता है, यह डीसी डायरेक्ट करंट को गुजरने देता है तथा एसी को ब्लॉक करता है, तथा एसी को क्या करता है, ये एसी को ब्लॉक करता है, ठीक है, ब्लॉक, BLOCK, ब्लॉक करता है, ठीक है भैया। अच्छा सर, यह रेडियो फ्रिक्वेंसी चोक कॉइल होती है, ये डीसी को गुजरने देता है और एसी को हमेशा क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। अब क्या होगा, सब चीज़ के बारे में हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है। अब जो ये तुम्हारे पास ट्रांजिस्टर होता है ना, एम्पलीफायर में उपस्थित ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर, ओके सर, एम्पलीफायर में उपस्थित ट्रांजिस्टर जो होता है, एम्पलीफायर में उपस्थित जो हमारा ये ट्रांजिस्टर है, हाँ सर है, दिखाई दे रहा है, एम्पलीफायर में उपस्थित ट्रांजिस्टर जो होता है, ठीक है, एम्पलीफायर में उपस्थित ट्रांजिस्टर वो क्या करता है, 180 डिग्री का, ठीक है, 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री का फेस शिफ्ट, दोनों सेम होते हैं, फेस शिफ्ट, ठीक है, प्रोवाइड करवाता है, प्रोवाइड कराता है, ठीक है, ओके सर, प्रोवाइड कराता है, बस हो गया कंप्लीट। अब इसका जो सेकंड नंबर है वो कौन सा है, टैंक सर्किट आ गया हमारा, है ना। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, खुद देख के बताओ, तो तुम खुद देखो यार, खुद देखो तुम टैंक सर्किट के बारे में, तुम खुद देखो टैंक सर्किट के बारे में, ठीक है, जितना छोटा है उतना कोटा है। देखते हैं टैंक सर्किट के बारे में, चलो सर देख लो टैंक सर्किट के बारे में भी क्या होता है। टैंक सर्किट भी देखो, इसमें क्या होता है कि इसमें दो कैपेसिटर C1 एंड C2 सीरीज में होते हैं, और जो तुम्हारे पास इंडक्टर होता है वो पैरेलल में होता है। इससे पहले जो हमने हार्टले पढ़ा था उसके ठीक अपोजिट है, उसमें दो L होते हैं, L1 L2 और एक C होता है ना। चलो इस लाइन पे भी लिख देते हैं हम कि इसमें होता क्या है कि इसमें, ठीक है, दो कैपेसिटर, इसमें दो कैपेसिटर, इसमें दो कैपेसिटर्स, ठीक है, C1 तथा C2 कौन से क्रम में होते हैं, C1 तथा C2 सीरीज में, तथा जो आपके पास इंडक्टर होता है ना, इंडक्टर वो कौन से क्रम में है, इंडक्टर L जो है वो है तुम्हारे पास पैरेलल में होता है, पैरेलल, ठीक है, ठीक है, पैरेलल समांतर में होता है, ठीक है, पैरेलल में
होता है। ओके सर, ओके, पैरेलल में होता है, क्या बात है सर। अब क्या होता है कि जो तुम्हारे पास कैपेसिटर C2 होता है उसके एक सिरे को, ठीक है, कैपेसिटर C इनपुट के माध्यम से ट्रांजिस्टर के बेस में जोड़ दिया जाता है, और यही क्या होता है, ठीक है। तो आउटपुट वोल्टेज आपको कहाँ मिलेगा, इस इंडक्टर के सिरों पर मिलेगा। अब ये जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो इसके माध्यम से, ठीक है, ट्रांजिस्टर के बेस में पहुंच जाता है, ठीक है, समझ लो चीज को। तो यहां से आउटपुट वोल्टेज यहां पहुंचता है, तभी तो उसको बोलते हैं फीडबैक सर्किट। तो ये फीडबैक बन जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो इंडक्टर L पैरेलल में होता है। अब क्या करते हैं, यानी कि कैपेसिटर C2 का एक सिरा, C2 का एक सिरा हमने कैसे जोड़ा भाई, C2 का एक सिरा जो होता है वो C इनपुट के माध्यम से, C इनपुट के, ठीक है, माध्यम से, ओके सर, C इनपुट के माध्यम से, ठीक है, बेस में जोड़ दिया जाता है, बेस में जोड़ दिया जाता है, ओके, जोड़ दिया जाता है। सही है सर, जोड़ दिया हमने। और बताओ क्या हाल है आपके। और बहुत बढ़िया हाल है कि आपने ये C2 का एक सिरा उठाया और C इनपुट के माध्यम से बेस में जोड़ दिया, ठीक है। दूसरा सिरा जो होता है वो CE के माध्यम से उत्सर्जक से जोड़ दिया जाता है, ठीक है, तथा दूसरा सिरा जो होता है ना, दूसरा सिरा, ठीक है, CE यानी कि बाईपास कैपेसिटर के माध्यम से, ठीक है, बाईपास कैपेसिटर के माध्यम से, ठीक है, ओके ओके, एमीटर से जोड़ दिया जाता है, एमीटर से जोड़ दिया जाता है, ठीक है, जोड़ दिया जाता है, एम राइट, दिया जाता है, ठीक है, जोड़ दिया जाता। मज़ा आ रहा पढ़ने में, ठीक है। अरे सर बड़ा मज़ा आ गया पढ़ने में, ये तो बहुत सिंपल सा टॉपिक था। ऐसे ऐसे टॉपिक करवा दो बस, काम हो जाएगा हमारा, बढ़िया नंबर ला के पास हो जाएंगे। अबे तो टॉपिक भी तो मैं ऐसे ऐसे करवा रहा हूँ सेम, ठीक है, ये बुक के टॉपिक है तुम्हारे, कहीं बाहर का टॉपिक नहीं है। मैं कोई टॉपिक बाहर का लेता ही नहीं हूँ, ठीक है। आधे टॉपिक तो मैं ही छोड़ दिया, मोस्ट टॉपिक पढ़ा रहे हैं बस ओनली, ठीक है। और ये भी जो क्या करता है, ये टैंक सर्किट भी क्या करता है, टैंक सर्किट 180 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड करवाता है ना, लिख दे रहे हैं। टैंक सर्किट जो होता है यानी कि यह है कौन, टैंक सर्किट, ठीक है, ओके सर। टैंक सर्किट, अरे यार बाद में लिख देंगे इस लाइन को, पहले लाइन ये वाली लिख लो। तथा इंडक्टर पर आउटपुट वोल्टेज, इंडक्टर पर, ठीक है, आउटपुट प्राप्त होता है, आउटपुट प्राप्त होता है। टैंक सर्किट जो होता है ना, अब आ जाएगा, टैंक सर्किट किस काम में आता है भाई, जो ये हमारा टैंक सर्किट है, टैंक सर्किट, ठीक है, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट क्या करता है, ये फेज शिफ्ट प्रोवाइड कराता है, ठीक है, कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। कुल टोटल फेज शिफ्ट कितना हो गया, 180 है, 180 है, कितना का टोटल हमारा 360 डिग्री है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्योंकि आप पढ़ने वाले हैं इसकी क्रिया विधि, और इजी है, इतनी डिफिकल्ट भी ना है, ले ले स्क्रीनशॉट, ठीक है। पर डायग्राम नहीं यूज करना है आपको, डायग्राम से तो भैया सब कुछ है, क्योंकि बिना डायग्राम के तो आप क्रिया विधि क्या, इसके कंस्ट्रक्शन क्या, कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए डायग्राम बहुत ज़रूरी होता है। हर जो भी तुम्हारा टॉपिक पेपर में आए, जो भी टॉपिक पेपर में आता है बेटा, तो ध्यान देना उसका डायग्राम बना के आना। बिना डायग्राम बनाए कोई भी डेरिवेशन छोड़ के मत आना, कोई भी टॉपिक छोड़ के मत आना, क्योंकि डायग्राम जब देखेगा ना एग्जामिनर, तो थ्योरी तो तुम खुद भी लिख दोगे बना बना के, अगर ये डायग्राम आपको आता है तो, ठीक है। हार्ड ले, ऑस्किलेटर पढ़ लो ठीक से, इसका धुआं अपने आप निकाल दोगे, ठीक है। कौन से का, कोलपिट्स ऑस्किलेटर का धुआं तुम खुद निकाल दोगे, पर पढ़ना क्या पड़ेगा आपको, हार्ड ले ऑस्किलेटर, सेम टू सेम दोनों कहानी है। ये पढ़ लोगे तो वो कर दोगे पूरे का पूरा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं थोड़ा सा, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल चेक कर लेते हैं, वर्किंग कैसे काम करता है ये, वर्किंग प्रिंसिपल, PRINCIPLE, ठीक है। चलिए सर वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में हम चेक करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले सप्लाई वोल्टेज दिया, जब सप्लाई वोल्टेज दिया जाता है तो इनपुट वोल्टेज को ट्रांजिस्टर क्या करता है, एम्पलीफाइड करता है, जिससे कलेक्टर करंट का मान क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। ओके सर, हो गया। जब सप्लाई वोल्टेज दिया जाता है, ये है सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। जब सप्लाई वोल्टेज ओके सर, जब सप्लाई वोल्टेज दिया
जाता है। ठीक है सर। तो इनपुट वोल्टेज को ट्रांजिस्टर क्या करता है भैया, ट्रांजिस्टर क्या करता है, ट्रांजिस्टर एम्प्लीफाइड करता है। ठीक है, ओके सर, ट्रांजिस्टर एम्प्लीफाइड करता है। ठीक है, अब जैसे ही ये ट्रांजिस्टर एम्प्लीफाइड करेगा, ठीक है, एम्प्लीफाइड करता है, जिससे क्या होता है, कलेक्टर करंट, जिससे कलेक्टर करंट, ठीक है, जिससे कलेक्टर करंट, ठीक है, इस कलेक्टर करंट को हम कैसे शो करते हैं भाई, आईसी से वो शो करते हैं। आईसी क्या होता है, इंक्रीज होता है, इंक्रीज मतलब बढ़ता है। ठीक है, अब जैसे कलेक्टर करंट बढ़ेगा तो वो सीसी के माध्यम से, क्योंकि ये जो है हमेशा डीसी को ब्लॉक करेगा और एसी को अपने अंदर से गुजरने देगा, जाते हुए आ गया नीचे को। अब जैसे इसमें आता है तो ये कैपेसिटर है भैया, तो कैपेसिटर क्या होने लगते हैं, चार्ज होना शुरू हो जाते हैं, और तब तक चार्ज होते हैं जब तक ये फुल्ली चार्ज ना हो जाएं। उसके बाद इंडक्टर के द्वारा क्या होते हैं, ये डिस्चार्ज होते हैं। अब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की क्रिया में, ठीक है, थोड़ी बहुत ऊर्जा लॉस हो जाती है, और उस ऊर्जा की भरपाई हम किससे करते हैं भैया, यहाँ से जो ये आउटपुट जाता है वो यहाँ लगा दिया जाता है, फिर जाता है, फिर लगा दिया जाता है, फिर जाता है, तब कई बार जब प्रोसेस होती है तो जाके आपको ये वाला सिग्नल मिलता है। ले भैया, समझ जाओगे, अभी समझ जाओगे, ज़रा घबराओ मत। ट्रांजिस्टर एम्प्लीफाइड करता है, जिससे क्या होता है, तुम्हारे पास कलेक्टर करंट आईसी बढ़ता है। ठीक है, आईसी बढ़ता है, तब जो होते हैं, तब जो मेरे पास कैपेसिटर हैं, दोनों के दोनों कैपेसिटर जो होंगे, कैपेसिटर्स कौन कौन से हैं, C1 तथा C2 जो होते हैं, C1 तथा C2, और चार्ज होने लगते हैं। ठीक है, चार्ज होने लगते हैं मतलब आवेशित, चार्ज कर दे रहा हूँ मैं, चार्ज मतलब आवेश, चार्ज मतलब चार्ज होने लगते हैं या चार्जिंग होने लगते हैं। यहाँ चलो ऐसे कर लिख दो, ये लिख दो, खाली छोड़ मारो, C1 तथा C2 चार्ज होने लगते हैं। ठीक है, होने लगते हैं। ठीक है, ठीक है, तथा कैपेसिटर C1 तथा C2 चार्ज होने लगते हैं। ठीक है, और तब तक चार्ज होते हैं, और तब तक, ठीक है, चार्ज होते हैं, तब तक चार्ज होते हैं, और तब तक चार्ज होते हैं जब तक है जान, नहीं यार, जब तक फुल्ली चार्ज ना हो जाए, जब तक फुल्ली चार्ज ना हो जाए। ठीक है, ना हो जाए, ठीक है, ना हो जाए। ठीक है, इसके पश्चात ये किसके द्वारा डिस्चार्ज होता, इसके पश्चात यह कैपेसिटर, ठीक है, यह कैपेसिटर्स इंडक्टर द्वारा, ठीक है, इंडक्टर द्वारा क्या होते हैं, डिस्चार्ज होते हैं। ठीक है, इंडक्टर द्वारा डिस्चार्ज होते हैं। ओके सर, इंडक्टर द्वारा डिस्चार्ज होते हैं, ये लाइन पे ध्यान देना, जब तक फुल्ली चार्ज ना हो जाए। इसके पश्चात ये कैपेसिटर जो होते हैं वो इंडक्टर द्वारा क्या होता है बेटा, डिस्चार्ज होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जब चार्जिंग हो रहे हैं तो कैपेसिटर के भीतर होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, और इंडक्टर के भीतर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी काय में चेंज होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो होगी वो काय में चेंज होगी तुम्हारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में। तो थोड़ी बहुत एनर्जी लॉस हो जाती है। ठीक है, यानी कि डिस्चार्ज होते हैं। ओके, डिस्चार्ज होते हैं इस प्रक्रिया में, यानी कि मैंने क्या बोला कि इसके पश्चात ये कैपेसिटर इंडक्टर द्वारा क्या होते हैं, डिस्चार्ज होते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है, अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, लाइन पे ध्यान देना बेटा, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डिस्चार्ज होते हैं। अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है। अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में तथा लिखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो होती है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है, काय में बदल जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक
एनर्जी में बदल जाती है। ठीक है, इस प्रक्रिया में कुछ ऊर्जा लॉस हो जाती है। ठीक है, ध्यान देना, इस प्रक्रिया में कुछ ऊर्जा क्या होती है, कुछ एनर्जी हमेशा के लिए, कुछ एनर्जी जो होती है ना वो लॉस हो जाती है। ठीक है, इस प्रक्रिया में कुछ एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है। लाइन पे ध्यान देना। ठीक है सर, हो गई लॉस। अब इस एनर्जी की भरपाई कौन करेगा, जो यह आउटपुट वोल्टेज होता है, यानी कि इंडक्टर पर जो आउटपुट वोल्टेज प्राप्त हुआ, इस आउटपुट वोल्टेज को हम क्या करते हैं, ठीक है, कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर के बेस में दिया जाता है और फिर क्या होता है, हमारा पुनः आउटपुट प्राप्त होता है। ठीक है, और यह प्रक्रिया लगातार चलती है जब तक आपको यह वाला सिग्नल प्राप्त ना हो जाए, यानी कि सिग्नल स्ट्रॉन्ग ना हो जाए, है ना। ठीक है, मैं इधर यहाँ पे जाती है, ओके मैं बदल जाती है। इस प्रक्रिया में कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है। ठीक है, तब देखो, तब क्या होता है तुम्हारे पास आउटपुट वोल्टेज, तब आउटपुट को, ठीक है, कॉमन एमीटर, ठीक है, कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर के बेस में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, बेस में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, जिससे पुनः आउटपुट प्राप्त होता है, जिससे पुनः, ठीक है, आउटपुट प्राप्त होता है, जिससे पुनः आउटपुट क्या होता है बेटा, प्राप्त होता है। ठीक है, प्राप्त होता है। और ये क्या होता है, ठीक है, यह प्रक्रिया, यानी कि यह प्रोसेस, यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक, ठीक है, जब तक कौन सा, ठीक है, साइनोसॉइडल, ठीक है, सिग्नल प्राप्त नहीं हो जाता, एक चीज़ हम मिस कर गए, क्योंकि जो इंडक्टर पर आउटपुट मिलेगा वो एक डैम्प्ड सिग्नल की फॉर्म में होगा। डैम्प्ड सिग्नल मतलब यह वाला, ये होता है हमारा डैम्प्ड सिग्नल। ठीक है, जिनका आयाम लगातार घटता जाता है, ये सिग्नल कौन सा होता है हमारे पास, डैम्प्ड सिग्नल होगा, क्योंकि इसकी एनर्जी धीरे धीरे घटेगी ना। अब यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है, फिर एनर्जी धीरे धीरे एनर्जी घटती गई। जब एनर्जी लगातार क्या हुई, घटती गई, तो सिग्नल हमारा क्या विलुप्त हो गया। फिर हमने इसको वापस भेजा, फिर हमें आउटपुट वोल्टेज मिला, फिर वापस भेजा, फिर हमें आउटपुट मिला, फिर वापस भेजा, फिर जाके हमें क्या मिल गया, ये वाला सिग्नल प्राप्त हो गया, जिसको बोलते हैं हम सस्टेंड सिग्नल, या आप बोल सकते हो साइन वेव्स, ऐसे ही बोल सकते हो, या साइन सिग्नल बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो उसको साइनोसॉइडल सिग्नल। ठीक है, तो कई नाम से जाना जाता है। इस तरह से आपको मिल जाएगा, जिसका आयाम कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, हो गया यहाँ तक कंप्लीट। ठीक है, साइनोसॉइडल सिग्नल प्राप्त नहीं हो जाता। ठीक है, अब जो फेज शिफ्ट होती है ना हमारी, टोटल फेज शिफ्ट, कुल फेज शिफ्ट जो आती है, टोटल फेज शिफ्ट, कुल फेज शिफ्ट या तो हमारी कितनी होगी, 360 डिग्री होगी, या तो 0 डिग्री होगी, या कितनी होगी, 360 डिग्री होती है। और ये क्यों बोला गया है यहाँ पे, ये ऐसे क्यों बोला गया है कि कुल फेज शिफ्ट जो है 0 डिग्री या 360 डिग्री होती है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि हाउसेन, ठीक है, क्राइटेरियन, हाउसेन यानी कि वर्क हाउसेन क्राइटेरियन के अनुसार आपको पता है कि ये सेकेंड भाग है इसका, कि कुल फेज शिफ्ट है वो 0 डिग्री या 360 डिग्री होनी चाहिए, और जो तुम्हारे पास लूप गेन होता है उसका मान 1 होना चाहिए, या 1 से थोड़ा सा अधिक होना चाहिए, है ना। तो ये वर्क हाउसेन क्राइटेरियन को फॉलो करता है, तब जाके ये ऑस्किलेशन क्या करता है, उत्पन्न करता है। चलिए आइए बाद में देखते हैं इस चीज़ को। फिलहाल यहाँ तक कंप्लीट हो गया तुम्हारा। ठीक है, तो बस क्रियाविधि पूरी हो गई हमारी इसकी, तो रचना भी करवा दी, क्रियाविधि भी हो गई। अब इसकी आवर्ती और निकाल लेते हैं, इसके लाभ पढ़ लेते हैं, इसके बाद में खत्म करते हैं फिर इस चीज़ को। क्यों, पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट लेते रहना भैया इसको, टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन यार अब समझाने में भी तो बहुत टाइम लगता है। ठीक है, ओके चलिए, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ दोलन, फ्रीक्वेंसी FREQUENCY, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशंस, ठीक है, यानी कि दोलनों की आवृत्ति। फॉर्मूला हमारा ये आता है F = 1/2 पाई और अंडर रूट LC, 2 पाई बाहर आता है, अंडर रूट LC
सी आ जाएगा टोटल में, ठीक है। ct क्या है, टोटल है हमारा। आप टोटल देख लेते हैं ये ct क्या चीज़ होती है। अब पता है तुम्हें आपको कि c1 और c2 कौन से क्रम में है, सीरीज वाइज है, ठीक है। ये लिखो c1 तथा c2 कौन से क्रम में है भाई, c1 तथा c2 कौन से क्रम में है भाई, ये सीरीज में है, SERIES, सीरीज में है। और जब सीरीज में है तो तब आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि इनके जो तुल्य धारिता का फॉर्मूला आता है वो आता है 1/CT अब बराबर 1/C1 प्लस 1 कितना आगा हमारा C2। अगर चाहे हो तो सोल्व कर सकते हो, ये वाला ऊपर ये वाला नीचे, यानी कि C1 C2 और अपोन में कितना आ जाएगा C1 प्लस के C2। मैंने एक सारी क्या कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, ठीक है। पहले इसकी गुणा इससे करो, इसकी गुणा इससे करो, तो C1 प्लस C2 अपॉन C1 इंटू C2। उल्टा करोगे तो C1 C2 ऊपर पहुंच जाएगा और ये नीचे आ जाएगा हमारा। तो इस टाइप से आप C2 की वैल्यू यहाँ पर आप रख सकते हो, ये मर्जी है आपकी, और आवर्ती का मान आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो लाइन पर ध्यान देना, हाई फ्रिक्वेंसी, एक चीज़ पर ध्यान देना, ये जो हमारा ऑस्किलेटर है ये 10 किलो हर्ट्ज से, 10 किलो हर्ट्ज से, ठीक है। और भैया 10 किलो हर्ट्ज से ये 300 मेगा हर्ट्ज तक काम करता है, यानी कि इतनी उच्च आवृत्तियों के, ठीक है, जया वक्रीय सिग्नल उत्पन्न करता है। ध्यान देना कितने से, 10 किलो हर्ट्ज से और कहाँ तक, 300 मेगा हर्ट्ज तक। तो उच्च आवृत्तियों पर जया वक्रीय सिग्नल उत्पन्न करता है, निम्न आवृत्तियों पर यह काम नहीं करता, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फास्टली जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा, ठीक है। करते हैं इसको इरेज अब, ठीक है। चलो साफ कर दे रहा हूँ, डाल दो जरा इसके लाभ डाल दो, लाभ क्या लाभ है इसके। अरे लाभ बहुत होते हैं सर इसके। पहला लाभ क्या है इसका, जल्दी बताओ फास्टली भाई, पहला लाभ क्या है। लाभ इसका, अरे बड़ा शानदार लाभ है। पहला लाभ है, इसको बोलते हैं एडवांटेज, ठीक है सर। अच्छा एडवांटेज क्या होगा, मैंने क्या बोला कि ये सबसे पहले भैया उच्च आवृत्तियों पर, ठीक है, उच्च, ठीक है, उच्च आवृत्तियों कितनी, लगभग 10 किलो हर्ट्ज से टू कितनी, 300 मेगा हर्ट्ज, ठीक है, कि साइनोसॉइडल, ठीक है, साइनोसॉइडल सिग्नल उत्पन्न करते हैं, यानी कि उच्च आवृत्तियों 10 किलो हर्ट्ज टू, ठीक है, 300 मेगा हर्ट्ज के साइनोसॉइडल सिग्नल उत्पन्न करने में, ठीक है, यानी कि यह, अरे कैसे लिखूं यार, बताओ तुम बताओ कैसे लिखूं। उच्च आवृत्तियों 10 किलो हर्ट्ज टू 300 मेगा हर्ट्ज के साइनोसॉइडल सिग्नल उत्पन्न करने में, ठीक है, इस ऑस्किलेटर का यूज़ होता है। अब सही है, इस ऑस्किलेटर का क्या होता है, उपयोग होता है, ठीक है, वेरी गुड, ओके, उपयोग होता है। अच्छा एक चीज़ और है, आउटपुट का जो आयाम होता है वो कांस्टेंट होता नहीं होता है। अरे यार सस्टेंड सिग्नल होता है तो आयाम तुम्हारे पास कांस्टेंट है, तभी तो ये वर्कहाउसेन, ठीक है, वर्कहाउसेन क्राइटेरियन को फॉलो करता है, ठीक है। ओके, यानी कि मैंने क्या बोल दिया, ठीक है भाई, इतना तो मैंने बोल दिया, यूज़ होता है। दूसरा नंबर हमारा क्या, मैं भूल गया, सेकंड नंबर, ठीक है, आउटपुट, ओके, आउटपुट का जो आयाम होता है ना वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। आयाम कैसे होता है, कांस्टेंट होता है, यानी कि नियत रहता है, ये चेंज नहीं होता। चलो ये लाइन भी हमारे याद हो गई सर। अच्छा एकाधक और लाइन है, हाँ एक लाइन और है इसकी, ये जो तुम्हारे पास फ्रिक्वेंसी है ना, फ्रिक्वेंसी स्टेबिलिटी अधिक होती है, ठीक है, इसकी फ्रिक्वेंसी, ओके, इसकी फ्रिक्वेंसी स्टेबिलिटी कैसी होती है बेटा, अधिक होती है। लाइन पे ध्यान देना, इसकी फ्रिक्वेंसी स्टेबिलिटी अधिक होती है, ये क्वालिटी होती है इसके अंदर, तभी तो ये अच्छी तरह से काम करता है। अच्छा इसकी हानियाँ क्या है, हानियाँ मतलब डिसएडवांटेज, ये और लिख लो यार, डिसएडवांटेज, जिस तरह से हार्टले, ठीक है, ऑस्किलेटर निम्न आवृत्तियों पर काम नहीं करता और वैसे ही ये भी निम्न आवृत्तियों पर काम नहीं करता, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना, पहला नंबर यह है कि यह निम्न आवृत्तियों, ठीक है, कि, ठीक है, साइनोसॉइडल, ठीक है, निम्न आवृत्तियों के साइनोसॉइडल सिग्नल उत्पन्न नहीं करता है,
उत्पन्न नहीं करता है। ओके ओके ओके। अच्छा ये कैसे होते हैं, थोड़े से ना इनकी कहानी ये भी होती है यार कि ये थोड़े से ना यह जो होते हैं वो बड़े तथा महंगे होते हैं, ठीक है, महंगे होते हैं, ठीक है। यह कैसे होते हैं, ये बड़े तथा महंगे होते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, एडवांटेज का एंड डिसएडवांटेज का। इसका एप्लीकेशन यूज़ कहाँ होता है, जल्दी बताओ फास्टली, मुझे नहीं पता इसका यूज़ कहाँ होता, आप बताओ। तो वर्क जो आपने पढ़ा है, पहले आपने कौन सा पढ़ा, हार्टले ऑस्किलेटर आपने पढ़ा है, तो उसका यूज़ कहाँ करा आपने रेडियो रिसीवर में उसका यूज़ करा, और एक जगह उसका यूज़ और करा था टीवी रिसीवर में उसका यूज़ करा, ठीक है। दो तो यहाँ भी इसी का यूज़ होता है, लेकिन एक खास जगह इसका ज़्यादा यूज़ होता है, बताता हूँ अभी कौन सी खास जगह है वो। पहले लिख लो इसका एप्लीकेशन, लिख लो पहले APPLICATION, ठीक है, एप्लीकेशन। पहला एप्लीकेशन चाहे वो रेडियो रिसीवर हो, ओके सर, रेडियो और रिसीवर RECEIVER, तथा टीवी रिसीवर में, तथा टीवी ठीक है, टीवी रिसीवर में पहला यूज, ठीक है। अच्छा इसका सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर आता है इसका यूज़ जो होता है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑस्किलेशन उत्पन्न करने में इसका यूज़ होता है, मोबाइल नेटवर्क में भी इसका यूज़ होता है, और कोमेरिकल सर्किट में भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। कई जगह इसका यूज़ आता है, पर मैं एक जगह और लिख दे रहा हूँ कि, ठीक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी, जब मैंने नंबर डाल ही दिया है तो काफ़ी है, रेडियो फ्रिक्वेंसी, ठीक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी RF बोलते हैं इसको, रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑस्किलेशन उत्पन्न करने में, ऑस्किलेशन, ठीक है, या ऑस्किलेशन उत्पन्न करने में, दोलन उत्पन्न करने में, तथा मोबाइल एप्लीकेशन में, ठीक है, आप इसका यूज़ कर सकते हो मोबाइल एप्लीकेशन में, ठीक है। बस काफ़ी है। तो हमने इसके एडवांटेज पढ़ लिए, डिसएडवांटेज पढ़ लिए, किस रेंज में काम करता है ये 10 किलो हर्ट्ज से 300 मेगा हर्ट्ज की, ठीक है, साइनोसॉइडल वेव उत्पन्न कर सकता है, यानी कि आउटपुट सिग्नल ये क्या कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है। तो उच्च आवृत्तियों के लिए काम में आता है, लेकिन निम्न आवृत्तियों वाले सिग्नल प्राप्त करने के लिए काम में नहीं आता। तो कोलपिट्स ऑस्किलेटर को ठीक से पढ़ो, ठीक है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन क्या होता है, सब कुछ अच्छे से पढ़ लो, नोट्स बना लो, यही नोट्स आपके काम में आएंगे, यही पेपर में लिख के आना, कहीं बाहर से आपको नोट्स की ज़रूरत नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।